आप लोगों ने तो नहीं कोई स्क्रीन शेयर कर ली? नहीं सर, हमने नहीं करनी है। ओके, ठीक है, फिर मैं इसी को रखता हूँ। हाँ जी। ठीक है।
देवी परंपरा का निर्वाह करते हुए गायत्री मंत्र उच्चारण से कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाएगा।
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। समस्त गुरुजन को मेरा नमन। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैम, आवाज आ रही है जी जी। मैं स्वरूप राणा, अध्यक्ष हिंदी विभाग, SL बाबा DAV कॉलेज। इस कार्यशाला में जुड़े समस्त महानुभावों, वरिष्ठजन, बुद्धिजीवी प्राध्यापकों, पदार्थियों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। विशेषकर आज हमारे साथ हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी का अभिवादन हृदय की गहराइयों से अभिवादन करती हूँ। सर, आपको मेरा सादर नमन। नमस्कार मैम, नमस्कार। DAV प्रबंध मंत्री समिति नई दिल्ली के माननीय प्रधान पद्मश्री अलंकृत डॉक्टर पूनम सूरी और निदेशक श्री SR गौर निर्देशानुसार एवं इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च एंड दिल्ली के सौजन्य से SL बाबा DAV कॉलेज बटाला, जिला गुरदासपुर, पंजाब द्वारा अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ योगा विषय पर द्विदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस द्विदिवसीय वर्कशॉप का आयोजन कॉलेज के IQAC के अंतर्गत संस्कृत विभाग और योग सेंटर द्वारा संचालित की जा रही है। मुझे यह बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव है। योग दर्शन, योग अभ्यास, व्यवहारिक जो 40 दिनों का एड ऑन कोर्सेज आरंभ किए गए हैं। जो इसके अध्यक्ष हैं, योग सेक्टर के संस्कृत विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर नवीन चंद, कार्यान्वित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने कॉलेज में आरंभ की, जिसका प्रारंभ जिसमें श्री शक्ति पाटिल हैं। उन्होंने व्यवहारिक रूप में कई आसनों से, अभ्यासों से लोगों को और हमारे साथ जितने भी जुड़े इसी श्रृंखला में हम आज दूसरी गतिविधि के रूप में इस कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं और ऐसे ही परमपिता परमात्मा की कृपा से आगामी दिनों में निरंतर गतिविधियां पर आधारित होती रहेंगी। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारी द्विदिवसीय कार्यशाला के आयोजन का मूल उद्देश्य क्या है। इसका जो आज हम ये कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, रूप से ऊर्जावान, स्फूर्तिवान बना सके, क्योंकि आज इस कोरोना काल में योग का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। योग तो प्राचीन काल से ही कालजयी रहा है।
आध्यात्मिक, सामाजिक प्रत्येक क्षेत्र में इसने सभी को लाभान्वित किया है। आज इस भयानक समय में इसकी प्राथमिकता और भी बढ़ गई है, क्योंकि हमने देखा जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो उस समय में बहुत से लोग योग द्वारा, असंख्य जो रोगी थे, रोग मुक्त हुए। इसी लक्ष्य को और अधिक सशक्त रूप देने के लिए हमारे कॉलेज द्वारा हमारे जो प्रिंसिपल मैडम है डॉक्टर मंजुला उत्पल, उनके प्रोत्साहन से हम समय समय पर योग आधारित गतिविधियों का आयोजन करते रहते हैं। और बहुत बढ़िया मैं और सेक्टर के अध्यक्ष और इस कार्यशाला के संयोजक डॉक्टर की है और बहुत ही क्षमता संपन्न और योग्यता के धनी है। तो प्लीज सर, आप हमारे साथ हमारे जो आज के मुख्य वक्ता है उनका जो है अकादमिक परिचय दीजिए। धन्यवाद मैम। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। सर्वप्रथम गुरु चरणों में मेरा सादर नमन। तदनंतर हमारे अद्यतनीय मुख्य वक्ता डॉक्टर आशुतोष संगीरस जी एवं महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर मंजुला उत्पल मैम और समस्त प्रतिभागियों को मेरा सादर वैदिक अभिवादन, सादर नमस्ते जी। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज एक बार फिर से हम सब गूगल मीट के माध्यम से इस दिवसीय कार्यशाला में, जिसका विषय है योग के व्यवहारिक पहलू, इसके ऊपर हम चर्चा एवं विचार विमर्श करने जा रहे हैं। कार्यशाला के आयोजन में मुख्य रूप से जो हमारे सहयोगी रहे हैं भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च नई दिल्ली, से ये कार्यशाला हम चला रहे हैं, ये संपन्न हो रही है, उनका हार्दिक धन्यवाद। ये मेरे लिए और हमारे महाविद्यालय के लिए अत्यंत प्रसन्नता और सम्मान का दिन है कि आज हमारे साथ दर्शन शास्त्र के प्रकांड विद्वान डॉक्टर आशुतोष संगीरस जी जुड़े हैं, जिनको दर्शन, मनोविज्ञान, कंप्यूटेशनल संस्कृत में महारत प्राप्त है। यद्यपि इनके विषय में मैं क्या परिचय दूं, सभी लोग इनको जानते ही हैं। उनका परिचय कहना मेरे लिए उतना ही है जितना हम एक दीपक से सूर्य दिखाते हैं, परंतु फिर भी अकादमिक परंपरा के निर्वहन के लिए और जो हमारे प्रतिभागी जुड़े हुए हैं उनके सौकर्य के लिए मैं संक्षिप्त रूप से सर का परिचय कह रहा हूँ। आप हैं आशुतोष संगीरस जी, आपके पास 2 उपाधियां हैं, डॉक्टरेट और कैप्टन। अभी आप सनातन धर्म कॉलेज लाहौर, अम्बाला छावनी हरियाणा में अध्यक्ष पद पर अलंकृत हैं। आपको अध्यापन के संस्कृत, इसके साथ ही 11 से अधिक
पुस्तकों का लेखन आपने किया हुआ है। इसके साथ ही आप प्रोड्यूस करते हैं सीरीज। आपने एक ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के ऊपर एडिट और कंपाइल की है सीरीज। इसके साथ ही 2 वॉल्यूम में संस्कृत टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर एंड फिलॉसफी के ऊपर भी आपने 2 सीरीज बनाए हैं। इसके साथ ही आपके पास मेजर प्रोजेक्ट भी रहे हैं, जैसे कि अप्लाइड इंडियन साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंडामेंटल कांसेप्ट्स एंड अप्लाइड टेक्निक्स, जो 2010 में संपूर्ण हुआ। इसके साथ ही स्टडी ऑफ मोड्स एंड फंक्शनिंग ऑफ माइंड इन संस्कृत लिटरेचर। आपने 67 नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के सेमिनार ऑर्गेनाइज किए हैं। 312 से अधिक कॉन्फ्रेंसेस में आपने पत्र वाचन किया है और 28 से आप इन्वाइटेड स्पीकर के रूप में आपने अपने वक्तव्य दिए हैं। इसके साथ ही अनेक प्रोफेशनल सोसाइटीज की मेंबरशिप आपके पास है। गहनता से आपने परिचय दिया। बहुत सर ने बहुत ऊंचाइयों को छुआ है और मैं देख रही थी कि सर जितने बहुत बड़े विद्वान तो है ही, लेकिन जैसे मैंने पहले से बातचीत की, मुझे बहुत अच्छी इंसान की प्रतिभाशाली एवं प्रेरणा स्वरूप प्राचार्य डॉक्टर मंजुला उत्पल जी को जाता है, जिनके प्रोत्साहन से महाविद्यालय में निरंतर अकादमिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन होता ही रहता है। इससे पूर्व हमने गोल्डन स्पिरिट 21 जो है उसका आयोजन किया था, क्योंकि हमारे कॉलेज का ये वर्ष जो है स्वर्ण जयंती वर्ष भी है। तो बहुत बताते हुए आप सबको सभी जो महानुभाव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो भी हमारे साथ जितने भी विश्वविद्यालयों से महाविद्यालयों से प्राध्यापक वर्ग जुड़ा हुआ है, वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारे कॉलेज का ये स्वर्ण जयंती वर्ष भी है। जिससे आपको बहुत अधिक प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है। अब मैं अपने प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर मंजुला उत्पल जी को विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे आज के इस आयोजन के हमारे शोधकर्ता और प्रतिभागियों का स्वागत करें। मैडम प्रिंसिपल मैम। बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत खुशी हो रही है हमें आपसे रब्ता दान करके। तो डॉक्टर नवीन हवाला से है और it is such a prestigious college and I feel so privileged
साइकोलॉजी के लिए स्पेशल रुचि है, तो देयर इज अ डाइवर्सिटी इन आइडियाज एंड that basically made so that's very moment कि आप ऐसे पर्सनालिटी के साथ अपने जुड़ने का मौका मिला और इस विषय में इस सारी all the talent was student for this activity of ours. So yoga I would like to just say John Hopkins and John Hopkins Medical School has recognized given the recognition to yoga at the national level. So कौन सी ऐसी बात है हमारी जानकारी तो बहुत कम है और हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि हम आपके साथ जुड़ेंगे और हमें आप इस विषय के बारे में जागरूक कराएंगे कि योगा हर बीमारी को टैकल करने में हमारी कैसे मदद करता है। तो पार्टिसिपेंट्स के अलावा सब फैकल्टी मेंबर्स भी इससे बहुत ज्यादा इस चीज से हमें बेनिफिट होगा और all the people who are connected here and the people who will be coming up with the coming generations they would want to benefit from yoga just because of the people who are here with us like people like you are giving lectures and workshop organizing workshops for the benefit of mankind. Thank you very much sir for being here with us and I would really personally like to meet you sometime. जब भी हमें आपको मौका मिले इस दिशा में आने का तो आप हमारे पास जरूर आइएगा। जी जरूर मैम, थैंक यू सो मच। प्रश्न होंगे वो हमारे आज की उचित उत्तर जुड़ने प्राप्त होगा। वो अपने जितने भी जिज्ञासा जितने प्रश्न हैं वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए मैं अपने आज के वक्ता डॉक्टर अंगिरस जी को आग्रह करती हूँ कि वे आज का जो उनका विषय है 21वीं शताब्दी में योग पर अपना विचार हमें जो है धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच एंड प्रिंसिपल मैम डॉक्टर मंजुला उत्पल जी, आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। Certainly we will meet sometime and I have one or two suggestions right now when I came to know that this is a golden jubilee year of your college, I think, है ना? हाँ, तो अगर संभव हो नवीन जी आपके माध्यम से मैं प्रिंसिपल मैम से जरूर ये कहना चाहूँगा कि एक DAV ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर जरूर एस्टेब्लिश करें इस अवसर पर और उसमें सभी डिपार्टमेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करें और डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए जो भी उसके लिए आपको एक फॉर्मेट चाहिए होगा, बेसिक एक स्ट्रक्चर की तरह की जो रिक्वायरमेंट होगी वो उसके लिए मैं जरूर आपकी सहायता करना चाहूँगा। तो ये एक अच्छा रहेगा क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर अगर आप कॉलेज में एस्टेब्लिश करते हैं तो NAAC के लिए तो चलिए इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन एकेडमिक पर्पस की दृष्टि से भी वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। उसकी डिटेल्स अगर कभी आपको आवश्यकता होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर कर लूँगा। क्योंकि ये सीधे ही मेरे मन में आया कि इस चीज़ को ज़रूर क्योंकि कई चीज़ें फिर निकल जाती हैं मस्तिष्क से, तो मुझे लगा कि ये पहले किसी को कर लें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, नवीन जी ने, प्रोफेसर सोनप्रीत जी ने और सरोज बाला जी ने और जितने समस्त लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी वक्ता जुड़े हुए हैं, उन सब के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और लगभग अगला 1 घंटा जो है वो मैं आप लोगों के साथ
एक अलग तरीके से विचार प्रस्तुत करूँगा। और ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो आप अपेक्षा कर रहे हैं, जिस तरह की आप लोगों को लगता है कि योग, एक्सरसाइज़ेज़ और ये आसन, मैं उस तरह की कोई बात आपसे नहीं करने जा रहा। वो सामान्य बातें आप लोग करते ही हैं, जानते ही हैं और बार-बार उन्हीं चीज़ों को हम करते भी हैं। लेकिन जब तक उसके पीछे का अर्थ ना पता हो, उसका कॉन्टेक्स्ट ना पता हो, तो उस वो उतना प्रभावी नहीं हो पाता। तो उसी सारे संदर्भ में लेकर के जो कुछ बातें मैं करूँगा अ वही मैं चाहता हूँ, उसको आप देखें, सुनें और समझें। अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले 2 बातें और मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो जब हम योग शब्द प्रयोग करते हैं, तो उसके अपने गहरे अर्थ हैं। लेकिन जब आप योगा शब्द प्रयोग करने लगते हैं, तो वो अर्थ बदल जाते हैं। और सामान्य रूप से जब मुझे जो प्रोफ़ेशनल लोग होते हैं, उनसे जब बातें करनी होती हैं, तो तब योगा शब्द प्रयोग करता हूँ। लेकिन जब अच्छी ऑडियंस के साथ बात करनी हो, तो फिर योग शब्द ही रखता हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप सभी लोग क्योंकि हम सभी 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, तो सभी के पास मोबाइल भी हैं, लैपटॉप भी हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है। तो आप सभी जानते हैं कि जब आप कोई नया गैजेट खरीदते हैं, तो उसके साथ एक यूज़र मैनुअल आता है और मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग उस यूज़र्स मैनुअल को पढ़ते हैं और सामान्यतः नहीं पढ़ते और एक तुक्के से, एक अंदाज़े से आप अपने मोबाइल और लैपटॉप्स को यूज़ करते हैं और यही कारण है कि मोबाइल का जो मैक्सिमम जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, जितनी उसमें प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, उसका 3, 4, 5% 10% एट द मोस्ट जो है, वो आप लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि यूज़र्स मैनुअल नहीं पढ़ते। अब इस बात को आप योग के संदर्भ में समझें कि आपको प्रकृति के द्वारा शरीर और मन दिया गया है और ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गैजेट है। सारे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड गैजेट है, तो वो क्या है? आपका माइंड एंड बॉडी। लेकिन क्या कभी आपने इसका यूज़र्स मैनुअल पढ़ा? आपको पता है कि इसका यूज़र्स मैनुअल क्या है? नहीं पता। तो आप एक अंदाज़े से, तुक्के से अपने शरीर को चलाए जा रहे हैं क्योंकि शरीर में बर्दाश्त करने की क्षमता है। सिविलाइज़ेशन के ऐसे प्रेशर्स होते हैं कि आपका माइंड आपको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक-ठाक काम कर रहा है, तो वो सारा एक तुक्के से चल रहा होता है। तो इसलिए आज का जो ये विषय है, वो इस संदर्भ में है कि योग जो है दैट इज़ द यूज़र्स मैनुअल ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। तो यूज़र मैनुअल को पढ़े बिना, उसे समझे बिना अगर आप अपने मन और शरीर को चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने साथ ही नहीं, अपने दिए हुए शरीर के साथ, अपने दिए हुए मन के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। तो समय ना लेते हुए सीधे विषय की ओर आते हैं और थोड़ा मैं स्पीड अप करूँगा और बीच में जितनी भी स्लाइड्स हैं, उसको अगर आप स्वयं साथ-साथ पढ़ेंगे क्योंकि एक तो मैं आपको अ, छोटी से जो टेस्ट है वो भी साथ-साथ आपको करवाऊँगा ताकि आप अपना मूल्यांकन भी कर सकें। तो रीथिंकिंग ऑफ योग इन 21st सेंचुरी 21वीं शताब्दी में योग पर पुनर्विचार करने वाली क्या बात है जब सब कुछ परिभाषित है, गवर्नमेंट ने परिभाषित कर दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ने कर दिया और बाकी सारी पुस्तकें, ग्रंथ संस्कृत में उपलब्ध हैं ही हैं, डॉक्टर साहब जानते ही हैं। तो लेकिन मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ और जो कुछ मैं अगले लगभग 50 मिनट में आप लोगों से कहूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उससे सहमत ना हों। क्योंकि अगर मेरी बात से सहमत हो गए तो फिर तो कोई बात बनी ही नहीं। अगर आपने कोई डिस्टर्ब होते हैं, अगर आप उससे असहमति जताते हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास भी संभावनाएँ हैं और मेरे पास भी संभावनाएँ हैं आगे की बातचीत करने की। अगर सहमत हो गए तो फिर तो ठीक है, आप भी शांत हैं, मैं भी शांत हूँ। मैं जो कुछ कहूँगा आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं
ये ऊपर जो आप 2 स्टोन्स देख रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हो, नहीं भी जानते हो, इनको ज़ेन स्टोन्स कहते हैं और ज़ेन बुद्धिज़्म का एक पार्ट है और जो भारत से गया है, ये उसी योग का एक पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इसके पीछे पूरे का पूरा योग किस तरह से अभिव्यक्त होता है। बट लेकिन वो यहाँ पर विशेष नहीं है। विशेष बात ये है कि मैं जो कुछ आप लोगों के साथ बात करूँगा, वो 3 दृष्टियों से करूँगा, शास्त्र, युक्ति और अनुभव। डॉक्टर साहब पंजाबी वाला तो कोई मसला नहीं है ना? हिंदी ठीक है सबके लिए? हाँ जी, सर। ओके, 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 ठीक है। तो शास्त्र, युक्ति और अनुभव इनसे मैं अपनी सारी बातें आपके सामने रखूँगा और जो कोई भी बात रखूँगा वो आप नीचे देख सकते हैं कि उसकी उपयोगिता हो, सार्थक हो, संगत हो और व्यवहारपरक हो, एप्लाइड हो। ये 4 मेरे लिए पैराडाइम्स हैं अपनी सारी बात करने के लिए। और ये बीच में जो आप संस्कृत का श्लोक देख रहे हैं, यदस्ति नास्तीति य एष संशयः। मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाता। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग संस्कृत के होंगे इसलिए मैं संस्कृत का वो जो सार है श्लोकों का वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये जो पहला श्लोक है यदस्ति नास्तीति य एष संशयः, इसका मतलब तात्पर्य ये है कि क्या है और क्या नहीं है, ये जो मन में संशय आता है, उसके विषय में दूसरे लोगों के वाक्य मेरे लिए निश्चय नहीं करेंगे। वो मेरे लिए प्रमाण नहीं है। अवेत्य तत्वम तपसा शमेन, मैं उस तत्व को जो मेरा संशय है, उसके पीछे जो तत्व है, उसे मैं अपनी तपस्या और परिश्रम से स्वयं गृहीष्यामि यदत्र निश्चितम, उसे मैं स्वयं ग्रहण करूँगा। तो मैं तपस्या करने के लिए तत्पर हूँ, मैं दूसरों की बातों को ही स्वीकार कर लूँ, ऐसा मैं नहीं हूँ, ये मेरी परंपरा नहीं है। तो मुझे तपस्या करनी है और ये जो अगले हम 50 मिनट, 60 मिनट जो भी बात करेंगे, वो आपकी और मेरी तपस्या है। दूसरी बात कि मैं ऐसा अहंकार भी नहीं करता कि मैं तपस्या करने लगा हूँ, तो अब मैं किसी को नहीं सुनूँगा। स्वागमं रागमात्रेण द्वेष मात्रात् परागमम्, कि अपने जो मेरा अपना आगम है, मेरे अपने जो सिद्धांत हैं, उनके प्रति तो मैं आग्रह रखूँ और जो दूसरे परागम हैं, जो दूसरे सिद्धांत हैं, उनके प्रति मैं द्वेष रखूँ, ऐसा भी नहीं है। न श्रेयामः न त्यजामः, ना मैं उनको छोड़ूँगा, ना पकड़ूँगा, लेकिन मध्यस्थया दृशा, मैं उनके बीच में मध्यस्थ दृष्टि रखूँगा। और ये मध्यस्थ दृष्टि कहाँ से मुझे मिलेगी? इसमें योग मेरी सहायता करेगा। तो इसलिए मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग मेरी तरह जो मैंने अपना ये बात रखी है, उसी तरह से आप भी मेरी बातों से सहमत ना हों। चलिए कुछ प्रश्न हम पहले ले लें, क्योंकि सामान्य रूप से हम प्रश्नों से बचते हैं, क्लासेस में भी प्रश्नों से बचते हैं, स्टूडेंट्स को कभी ज़्यादा एनकरेज नहीं करते कि आप प्रश्न करें और प्रश्न का अगर कोई करता भी है, तो तुरंत उत्तर देकर के उसको ठप कर देते हैं, संवाद समाप्त कर देते हैं। जबकि टीचर का दायित्व मुझे लगता है कि ये होता है कि वो प्रश्न का विश्लेषण करे। उत्तर तो बने-बनाए हैं, उत्तर दे दिया तो समाप्त हो गई बात। अपनी परंपरा आप देखेंगे तो वहाँ प्रश्न ही प्रश्न हैं। एक प्रश्न के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चाहे आप पुराण देखें, चाहे आप गीता देखें, आपको प्रश्न ही प्रश्न मिलेंगे और तो और योग, उपनिषद सारे आपको प्रश्न ही मिलेंगे जिनकी चर्चा करेंगे। तो 4 प्रश्न मुख्य रूप से आप सभी के लिए हैं, सभी जो दूसरे विषयों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू वी वांट? सचमुच हम किस तरह का भविष्य चाहते हैं? नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है, मुझे नहीं पता कि हम लोग कितनी तैयारी उसके लिए कर रहे हैं और हमारे लिए उसका क्या आइडिया है जो इंटरडिसिप्लिनरी और अ, होलिस्टिक एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, हम में से कितने टीचर्स और कितने प्रिंसिपल्स और कितने दूसरे लोग समझते हैं और क्या उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू वी वांट टू सस्टेन फॉर whom एंड फॉर हाउ लॉन्ग? इस सारी जो एजुकेशन सिस्टम है जिसको हम सभी ढो रहे हैं, उसको कब तक हम चला के रखना चाहते हैं और किन के लिए करना चाहते हैं? तीसरा प्रश्न, मैं इनकी व्याख्या में नहीं जा रहा, फटाफट थोड़ा-सा, क्योंकि समय को मैं उसके साथ कोशिश करूँगा कि उसके साथ चल पाऊँ। व्हाट डज़ आवर थिंकिंग हैव टू डू विथ आवर करंट रियलिटी एंड आवर एबिलिटी टू अचीव? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमारी रियलिटीज़ क्या है और हमारी एबिलिटी टू अचीव क्या है? ये नैक वगैरह में आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमारे जो संस्थान हैं और हमारी जितनी कार्य क्षमताएँ हैं और जो दिए गए
हमें जो लक्ष्य हैं, उनको हमने पूरा कैसे करना है। What does our education have to do with our thinking? जो हम पढ़ा रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं, दोनों में संबंध क्या है? ये 4 प्रश्न हैं। मेरे प्रश्न यही नहीं समझ में समाप्त हो जाते, मैं कुछ प्रश्न और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, आप पढ़ लीजिए, मैं साथ-साथ बता रहा हूँ आपको। आप पढ़िए इसको, तो इससे इन्वॉल्वमेंट भी रहेगी, मेरी बात भी सुनिए। तो आपके ऑडियो विजुअल दोनों ही काम करेंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारी जो आज की जनरेशन है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, फैसिलिटीज़ वाइज़ भी और टेक्नोलॉजी वाइज़ भी। मैक्सिमम फैसिलिटीज़ आपको उपलब्ध हैं, एसीज़ कमरों में बैठ रहे हैं, आने-जाने की सुविधा और टेक्नोलॉजी सभी कुछ उपलब्ध है। बट कैन वी क्लेम टू बी द हैप्पीएस्ट एवर जनरेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री? बहुत महत्वपूर्ण और बहुत संवेदनशील ये प्रश्न है। इसलिए इस प्रश्न को पकड़ के रखेंगे तो सारा जो आगे की बातें हैं, वो समझने में थोड़ी सुविधा होगी। और अगला जो प्रश्न है कि हैप्पीनेस या वेल-बीइंग जिसे हम कहते हैं, उसका फॉर्म और एसेंस क्या है? और तीसरा जो और भी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम अपने आप को पढ़े-लिखे कहते हैं और हमारे पास डिग्रियाँ हैं और उन डिग्रियों से हमें माना जाता है कि हम सब कुछ जानते हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं। तो लेकिन क्या हम अपने शरीर जो शरीर हमें दिया गया है, ये आपका अपना अर्जन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और माइंड, इन दोनों को क्या आप खुद इसको कमांड कर सकते हैं? इसको नियंत्रित और इसको आदेशित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या ये क्षमता है सचमुच आप में? या विकसित की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? क्या आपने ये सारा कुछ विकसित किया है कि आप अपने माइंड और बॉडी को कमांड कर सकें? और चौथा अंतिम जो प्रश्न है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द क्लेम्स ऑफ डेवलपमेंट, कैन यू क्लेम टू बी द ब्लिसफुल? क्या आप आनंद में अनुभव करते हैं, आनंद की स्थिति में रहते हैं? और मैं अक्सर अपने साथियों से, जो मिलने-जुलने वाले लोग होते हैं, जिनसे रुबह सुबह का बातचीत होती है, तो मेरा पहला प्रश्न यही होता है उनसे कि आप आनंद में हैं? मैं कभी नहीं पूछता कि आप कैसे हैं? वो एक औपचारिक रूप से बोलना पड़ता है, अन्यथा आप स्वयं विचार करके देखें जो भाषा के लोग हैं, कि आप क्या पूछ रहे हैं? आप कैसे हैं? क्या उत्तर होना चाहिए उसका? इससे बेहतर है कि आप अगर दूसरे से ये पूछें कि आप आनंद में हैं, तो कितना सकारात्मक उसके पास प्रश्न जाता है और उसको उत्तर भी, वो किसी भी मूड में हो, वो उस उत्तर की ओर आएगा जो आनंद से जुड़ा हुआ है। अब ये आप देखिए, इस बात को समझें थोड़ा-सा। अभी जब मेरा परिचय कराया जा रहा था, मेरी उपलब्धियाँ गिनाई जा रही थी और मैं कभी भी उन उपलब्धियों को गिनाने के हक में नहीं होता। उपलब्धियाँ और ये जो परिचय है, ये हमेशा लेक्चर के बाद होना चाहिए। अगर लेक्चर अच्छा है, तो ज़रूर परिचय करा दिया जाए और अगर नहीं है, तो जाने दिया जाए। क्योंकि उससे अ, जो है वो मूड नहीं बनता, उसका मूड जो है वो लेक्चर का कुछ और हो जाता है। एनीवे, आप ये देखिए कि ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं, वो क्या है? आपका बीइंग, अस्थि जिसे कहते हैं। अंग्रेज़ी के लोग जो जुड़े हुए होंगे, उनके लिए मैंने अंग्रेज़ी में लिखा है बीइंग, आपका होना। और ये जो आउटर सर्कल आप देख रहे हैं, जिसे हम परिधि कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं, वो है आपका बिकमिंग। यानी कि जो मेरी आपने उपलब्धियाँ गिनाई कि मेरे पास डॉक्टरेट है, मेरी ये भी उपलब्धियाँ हैं, वो और मेरा होना, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। आशुतोष का होना और आशुतोष की उपलब्धियाँ, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। और जब आप उपलब्धियों की ओर चलते हैं, तो आप एक तनाव में आ जाते हैं। वो आप सहज नहीं होते, आप स्वाभाविक नहीं होते, आप एक दबाव में काम कर रहे होते हैं। उपलब्धियों के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और इसलिए आपकी जो परिधि है, वो आपका दुःख है और जो आपका अस्थि है, वो आपका केंद्र है, वही आपका सुख है। और योग क्या करता है, इन दोनों के बीच में आपका समन्वय बिठाता है। इसलिए योग आपको जानना चाहिए। दोबारा इस बात को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि हम सभी को इस तरह से कर दिया गया है कि हम हमारी पहचान उपलब्धियों से हो रही है कि आपने कितने पेपर लिख दिए, कितनी किताबें लिख दी और कितना कुछ कर दिया। और आपको अहंकार भी इसी बात का होता है कि मैंने ये कर लिया और मैंने वो कर दिया। और जितना कुछ आप कर रहे होते हैं, उतना ही दुःख आप झेल रहे होते हैं और आपको कई बार पता भी नहीं लगता कि आप कितनी कष्ट की स्थिति में हैं। और आपका अपना होना, उसको कोई पहचानता नहीं। आप प्रेम क्यों करना चाहते हैं?
इसीलिए तो प्रेम करना चाहते हैं कि आपके होने को कोई पहचाने। आपकी उपलब्धियों से नहीं लोग प्रेम करें, आपके होने से आपको प्रेम करें। तो योग आपको एक समन्वय करना सिखाता है। इस समन्वय को बैलेंस शब्द मत दीजिएगा, क्योंकि देंगे तो वो एक मिसलीडिंग शब्द हो जाएगा। अंग्रेजी ने ये बड़ा नुकसान किया है कि सारे भारत को कन्फ्यूज़ करके रख दिया है कि आपकी जो शब्दावली थी, नॉन ट्रांसलेटेबल जो शब्द थे, उनको अंग्रेजी में ऐसे ट्रांसलेट कर दिया है कि एक टोटल कन्फ्यूजन पैदा हो गया, जिसकी मैं आगे चल के चर्चा करूँगा। तो इस दृष्टि से योग जो है वो आपको 2 चीज़ें दिखाता है, एक तो है सद्वृत्त और एक है स्वस्थ वृत्त। सद्वृत्त का मतलब होता है कोड ऑफ सोशल बिहेवियर, कि किस तरह से बिहेव करना है, कि अगर आपने कोई अच्छा काम कर दिया तो उसको छोड़ दो, बस मिट्टी डाल दो। ठीक है? स्वस्थ वृत्त है आपका कोड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये 2 चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में शायद याद रखना आपके लिए आसान हो, बीइंग और बिकमिंग, और संस्कृत में है अस्ति और भवति। तो इस 2 के बीच में इस सारा का यह सारा योग घटित होता है। चलिए, अब 21वीं शताब्दी शब्द मैंने बीच में प्रयोग किया था, तो उसको भी समझ लें कि भई 21वीं शताब्दी है क्या बेसिकली? किसे आप कहते हैं 21वीं शताब्दी? 21वीं शताब्दी जो परिभाषित की जाती है, उसके जो मूल आधार हैं वो 2 हैं। एक है ग्रीक वे और दूसरा है अब्राहमिक वे। ग्रीक में क्या है कि अगर आप लोग उससे परिचित हैं और अंग्रेजी और दूसरे सब्जेक्ट्स के लोग, सोशल साइंसेस के लोग परिचित होंगे, कि वहाँ पर अचीवमेंट्स को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है अचीवमेंट्स को। और ग्रीक ट्रेडिशन को अगर आप पूरा देखें, और पर्टिकुलरली अगर आपने ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ी है, तो वहाँ पर मनुष्य हमेशा इस संघर्ष में है गॉड्स के साथ, कि वहाँ से चीज़ों को मनुष्यता के लिए किस तरह से, वेलफेयर के लिए कैसे लेकर के आ जाए। तो निरंतर एक संघर्ष में जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, उसको वहाँ पर हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है। ये आधार है, पहला एक आधार है, जो जिसे हम आधुनिकता या 21वीं शताब्दी के मूल हैं। और दूसरा अब्राहमिक वे का मतलब क्या है कि आपका एक कोई लीडर होता है एंड यू हैव टू फॉलो हिज कमांडमेंट्स एंड हिज डिसिप्लिन। ओनली देन यू कैन गो टू अ प्लेस ऑफ हेवन और एनीथिंग एल्स। तो इन 2 के बीच में आपकी सारी की सारी सोशल साइंसेज़, सारा का सारा सिस्टम जितना जिसमें हम आज काम कर रहे हैं, वो इन 2 के बीच में है। और इन 2 के बीच में रहने के कारण हम आज तक अपने जो प्राइमोर्डियल फ़ियर्स और प्राइमोर्डियल हंगर है, जिसे हम अपनी भाषा में कहेंगे आदिम बुभुक्षा और आदिम भय, इनसे ऊपर नहीं उठ पाए हैं। इसीलिए तो इतना संघर्ष है, इतना डिस्टर्बेंस है सारे संसार में। एक पृथ्वी है और 7.5 बिलियन लोग हैं, और हमने आज पृथ्वी का क्या हाल कर दिया है, ये उसी का परिणाम है कि अचीवमेंट के नाम पर और कमांडमेंट्स के नाम पर, इसी 2 में हमारे टोटल एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं, हमारे संस्थान चल रहे हैं। अब इनके बीच में आकर के 3 लोगों ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। पहला चार्ल्स डार्विन, जिसका आप जानते ही हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये उसमें एडिशन आ गई। फ्राइड ने जब सेक्सुअलिटी की बात की, आप सभी जानते हैं। और कार्ल मार्क्स ने जिस तरह से इकोनॉमी को सबसे ऊपर स्थापित कर दिया है एक तरह से, तो इन 3 ने आकर के, ये तीनों के तीनों ज्यूस ने जिस तरह से आकर के मनुष्यता को प्रभावित किया है, इनकी थ्योरीज़ ने, इनके विचारधारा ने, उससे 21वीं शताब्दी को हम परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन जब मैं अपनी परंपरा की ओर देखता हूँ, क्योंकि पिछले 70 सालों में हुआ तो यही है कि अपनी परंपरा से मत देखो, जो हम बता रहे हैं उससे ही देखो, कि मुझे बताओ कि तुमने अचीव क्या किया और क्या तुमने कमांडमेंट्स और डिसिप्लिन फॉलो किया कि नहीं किया। बट योगा वे इज़ एंटायरली डिफरेंट। इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव। आपकी दृष्टि क्या है? ये दृष्टि कहाँ से आती है? अ दृष्टि से मेरा अभिप्राय क्या है कि आप वस्तुओं को, चीज़ों को, अपनी परिस्थितियों को और समस्त मनुष्यता को देखते कैसे हैं? समस्त सृष्टि के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है? वो आता कहाँ से है? उसके लिए मैं 3 टेक्निकल शब्द दे रहा हूँ। एक है नाचिकेतस दृष्टि। नचिकेता की दृष्टि क्या है? छोटा-सा बच्चा है जो अपने पिता के कर्मों को देख कर के मन में विचार कर रहा है कि ये जो पिता कर्म कर रहे हैं, इसका परिणाम तो कोई अच्छा नहीं होने जा रहा, तो मेरे लिए करने योग्य क्या है? वो पिता पे आक्षेप नहीं करता। वो अपना कर्तव्य निर्धारण करता है कि क्या करना चाहिए और कैसे मुझे करना चाहिए। आज का बच्चा होगा तो पिता के वो क्वेश्चन कर देगा कि भई क्यों आप कर रहे हैं ऐसा? लेकिन
वो बच्चा जो 10-12 साल का बच्चा है, वो अपना कर्तव्य निर्धारण कर रहा है कि कैसे मैं देखूँ, कैसे मैं समझूँ। दूसरा जो पक्ष है देखने का, वो है सत्यकाम की दृष्टि। हो सकता है ये नाम आप लोगों ने सुने ही हों। सत्यकाम भी एक छोटा बच्चा है, गुरु के पास जाता है और गुरु ने उससे पूछा कि तुम बताओ तुम्हारे माता-पिता कौन हैं? तो उसने माता से पूछा कि गुरु ने मुझसे पूछा है मेरा परिचय, तो उसकी माँ ने कहा कि अपने गुरु से कहो कि तुम जाबाला के पुत्र हो और तुम्हारा नाम सत्यकाम है, केवल इतना ही अपने गुरु को बताओ। और सत्यकाम ने जाकर के जैसे माँ ने बताया था वैसा ही जब उसको कहा तो उस गुरु ने, उस ऋषि ने उसको स्वीकार किया कि तुम्हारी वाणी में सत्य कथन करने की क्षमता है। तो ये पर्सपेक्टिव सत्य कथन जो है, ये पर्सपेक्टिव को डिफाइन करता है। और तीसरी दृष्टि श्वेत-केतु की है, जहाँ पर वो आपको उसके पिता उससे प्रश्न करते हैं। मेरी तरह पढ़ लिख कर आया और मेरे पिता ने मुझसे पूछ लिया कि भाई तुमने वो जान लिया जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। अपनी पीएचडी के, अपने एमफिल की डिग्रियाँ लेकर के जब आप घर आते हैं, तो अगर आपके पिता आपसे पूछ लें कि भाई तुमने वो जान लिया जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, तो उससे आपका पर्सपेक्टिव बनता है। तो योग जो है वो एक्सरसाइज़ेज़ वाला मामला नहीं है, वो क्या है? पर्सपेक्टिव का मामला है। थोड़ा-सा और कॉम्प्लिकेशन और थोड़े गहरे चलते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के मन पर थोड़ा भार भार पड़े क्योंकि अ, ये चीज़ें जो हैं वो सामान्य रूप से कही नहीं जाती। देखिए योग अपने आप में एक अनुशासन है। अनुशासन का मतलब क्या है कि आपको एक सिस्टम दिया जा रहा है, आप उसको अप्लाई करके देखें। अगर उससे आपका लाभ होता है, तो उसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन जागरूक होकर के, अपनी स्वतंत्रता से आप उसको फ़ॉलो अप कर सकते हैं। तो योग जो अनुशासन है वो उसके 2 पक्ष हैं। एक है पुरुषार्थ चतुष्टय जिसको हम मोक्ष न धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहते हैं। दूसरी तरफ है आपकी ऐषणाएँ। बहुत प्रैक्टिकल योग का ये पक्ष है जिसको आप जिसकी चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूँ। तो पुरुषार्थ चतुष्टय और ऐषणात्रय जिसमें आपकी प्रोजेनी की इच्छा होती है, आपकी मनी की डिज़ायर्स जो हैं वो होती हैं और आपको सम्मान पाने की एक इच्छा होती है। 3 ही है, इससे ज़्यादा तो मेरा ख़्याल नहीं है कि हम में से कोई और ज़्यादा सोचता है कि मेरे बच्चे ठीक-ठाक हों और पैसा मेरे पास खूब हो और फिर उसके बाद में लोग भी मेरी इज़्ज़त करें। यही चाहते हैं और उसके लिए पुरुषार्थ आपको करना है। तो योग उसके बीच का कड़ी है। क्या करता है योग? आप स्क्रीन के ऊपर बीच में ये देखिए, योग संस्कार प्रक्रिया है। संस्कार प्रक्रिया किस अर्थ में है कि जब आप पुरुषार्थ करते हैं और जब आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो योग आपकी जो है एक तरफ तो दोषापनयन आपके दोषों को निकालता है और गुणों को स्थापित करता है। आप एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप देखें तो दोषापनयन एवं गुणाधान ये 2 शब्द लिखे हुए हैं। तो दोष आपके जितने भी काम, क्रोध, लोभ आदि हैं, इनका दोषों को निकालता है और आप में जो अन्य गुण होने चाहिए, आपके जो स्किल्स डेवलप होने चाहिए, आप में जो बातचीत सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होने चाहिए, उनको वो स्थापित करता है। और वाई एक्सिस के ऊपर अगर आप देखें, तो योग आपको प्रवृत्ति और निवृत्ति भी सिखाता है। वो उसका भी संस्कार करता है कि भाई क्या आपने कहाँ पे जाना है, आपका लक्ष्य क्या है और आपने कौन-सी चीज़ों से बचना है। कि कौन से कर्म आपने करने हैं और कौन से कर्म नहीं करने हैं, उनमें प्रवृत्ति मान लीजिए कि जैसे पढ़ने पे मेरे बच्चों का पढ़ते-पढ़ते उनको नींद आने लगती है, उबासी आने लगती है, तो वो प्रवृत्ति कैसे बनानी है उसकी, योग उसमें भी सहायता करता है। और उसको टीवी नहीं देखना चाहिए या उसको अन्य चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उनसे निवृत्ति करना भी योग के द्वारा सिद्ध होता है। तो वो संस्कार प्रक्रिया है, पूरी तरह एक डायनामिक प्रक्रिया है ये योग की। इससे होता क्या है? इससे 3 परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। प्रत्येक मनुष्य में और समाज में अगर हम इस योग संस्कृति को ले आते हैं और वस्तुतः हम इसको स्थापित कर पाते हैं और अपना संविधान और अपने सोशल साइंसेज़ को योग के आधार पर डेवलप करें, तो निश्चित रूप से 3 परिणाम आप उसमें देखेंगे चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस भी नहीं कहूँगा ट्रांसफॉर्मेशन कहूँगा। एक तो है धर्म परिणाम। धर्म परिणाम का मतलब आप रिलिजन मत समझिएगा, धर्म का मतलब होता है जैसे दूध का दही बन गया। ये क्या है? धर्म। तो उसी तरह से पूरी तरह से व्यक्ति बदल जाते हैं। जब कोई प्रेम की बात करता है, तो कितने से कितना क्रूर व्यक्ति जैसे कि
बुद्ध ने जब अंगुलीमाल को कहा कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे, तो पूरे का पूरा उसका धर्म परिवर्तन हो गया। अवस्था परिणाम क्या है कि एक तो आप युवावस्था से वृद्धावस्था की ओर आप सभी चल ही रहे हैं, लेकिन अवस्था परिणाम क्या है कि आप पहले परेशान रहते थे, कभी दुखी रहते थे, कभी तनाव में रहते थे, आप एक सहजावस्था में चले जाते हैं। तीसरा लक्षण परिणाम, कि लक्षण क्या थे कि भी बाहर से तो हम दिखाते थे कि वी आर वेरी स्मार्ट पीपल, लेकिन अंदर से बड़े ही हमारी स्थिति खराब होती थी कि अंदर से हम किस तरह की चीजें करते थे, ये हम जानते हैं। और लक्षण हमारे व्यवहार में फिर वो झलकते थे। हमारा व्यवहार दूसरों के साथ, कि किसी के साथ किसी की बुराई, चुगली, जो भी आप समझना चाहें, मैं ज्यादा व्याख्या में नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर वो समय फैल जाएगा। बातें करने के लिए बहुत सारी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि भई आप सभी समझते हैं इन शब्दों को। तो लक्षण, परिणाम, ये 3 परिणाम आप में आते हैं जब आप योग संस्कृति को फ़ॉलो करते हैं। योग को फ़ॉलो नहीं करते, योग संस्कृति की मैं बात कर रहा हूँ। जब ये 3 परिणाम आते हैं तो सबसे पहले आपकी जो उपलब्धि होती है, वो उपलब्धि क्या होती है? आपके जो प्राण, वाक और मन, आपकी जो ब्रेथ है, आपके जो स्पीच है और आपका जो माइंड, इन तीनों में एक सिंक्रोनाइज़ेशन होती है, सिंथेसिस होता है और उससे आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी वो अखंड बनती है, वो इंटीग्रेट हो जाती है। और इस शब्द का प्रयोग जो है वो महर्षि अरविंद ने भी किया है, लेकिन वो अखंड शब्द नहीं वहाँ प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अखंड व्यक्तित्व बनता है। अभी तो हमारी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, वो बाहर की कुछ हैं, अंदर की कुछ हैं, हम कितने अंदर से टूटे-फूटे हैं, ये हम सभी अ, उम, अपनी गवाही हम खुद दे सकते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो सारे का सारा योग का जो लक्ष्य है, योग की जो यात्रा है, वो है आपके अखंड व्यक्तित्व की। अब चलिए, जब इस तरह की बात है, तो आपके सामने एक चुनाव रख रहा हूँ। आप चुन सकते हैं, अगर आप श्रम और आहार इसके साथ योग जब आप करते हैं, तो एक तो आपके सामने जो चित्र में ये व्यक्ति बैठा है, ध्यान में बैठा हुआ है, वो योग का प्रक्रिया है और दूसरी तरफ आपकी ये एक प्रक्रिया है जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यूएफ वाले ही-मैन वाले लोग खड़े हैं। तो चुनाव आपने करना है, क्योंकि 21वीं शताब्दी में मूल्य किसका है और आपके अपने जीवन के मूल्य क्या हैं, आपका अपना दृष्टिकोण क्या है, ये आपने चुनाव करना है। और अगर सचमुच आप योग का चुनाव करते हैं, तो हम फिर अग्रसर हो सकते हैं। जब हम योग के मार्ग पे अग्रसर होते हैं, तो सबसे पहले हमें समझ में क्या आता है कि भाई पश्येम शरदः शतम्, मैं 100 साल देखूँ, 100 साल जिऊँ। मैं संस्कृत नहीं पढ़ रहा, आप लोगों के थोड़ा समय बचाने के लिए। बुद्ध्येम शरदः शतम्, हम जाने, हम 100 वर्षों तक बुद्धि हमारी सक्षम बनी रहे, 100 वर्षों तक हम वृद्धि और उन्नति को प्राप्त होते रहें। ये कुल मिलाकर के योग की उपलब्धियाँ हैं। ऐसा व्यक्ति जो योग संस्कृति में जीता है, वो 100 साल जिएगा। और अगर आज के आप व्यक्ति को पूछें, कोई कहेगा कि मैं 100 साल जीना चाहता हूँ और वो स्वस्थ रूप में जीना चाहता है। अभी से मुझे लगता है कि 30, 35, 40 साल के जब हम होने लगते हैं, तो आधे तो बीमार हो जाते हैं और आधे दवाइयों पे चल रहे होते हैं। और कभी आप वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें, कि मेडिसिन की कंट्रीब्यूशन और जो वेपन्स आर्म एंड वेपन्स की जो कंट्रीब्यूशन है, वो कितनी अधिक है। तो जिस संसार में दवाइयाँ बढ़ रही हैं, दवाइयों की इकोनॉमी बढ़ रही है, वेपन से ज़्यादा है, आर्म एंड एम्यूनिशन से ज़्यादा है, तो वो संसार सुखी और सुखद कैसे हो सकता है, स्वस्थ कैसे हो सकता है? अ, बीच में थोड़ा-सा अपना माइक ऑफ रखिएगा। ये उसी का एक पक्ष है जो योग में कहा गया है, उसी को डब्ल्यूएचओ भी कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। वहाँ हेल्थ को जिस तरह से वो कह रहे हैं, is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely absence of disease or infirmity. तो यही बात आप ये देखिए कि जो मैं अभी तक आपसे पीछे बात करके आया हूँ, उसी को डब्ल्यूएचओ कह रहा है। 2000-3000 वर्षों का जो अंतर है, उसको आज आकर के डब्ल्यूएचओ इस रूप में कह रहा है। और वही बात हम सोशल साइंसेज़ में, फिज़िकल एजुकेशन वगैरह में पढ़ाते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी में कही जा रही है, अपनी परंपरा में कही हुई बात हमें
समझ आने में कठिनाई होती है। तो अब चलिए एक छोटा-सा, जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा था, एक छोटा-सा आप स्वयं टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अपना मूल्यांकन करके देख सकते हैं कि आपको सचमुच योग की आवश्यकता है कि नहीं है? ये कैसे पता लगेगा? तो आप अपना मूल्यांकन करके देखिए। आप देखिए कि इसके बिल्कुल सेंटर में क्या है, आप स्वयं उपस्थित हैं और ये आपके चारों ओर एक बड़ा-सा सर्कल है और उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मैंने कई सारे शब्द लिखे हुए हैं। भाषा, कर्म, स्वतंत्रता, धर्म, संबंध, सोशल रिलेशनशिप, जो भी आप कहें, आपके थिंकिंग प्रोसेस, विचार, भाव, आपके इमोशंस और आपके नॉलेज का लेवल। अब इनको आप जहाँ बिल्कुल केंद्र में हैं और ये सारे के सारे सर्कमफ्रेंस में हैं, इससे स्वयं से लेकर के कर्म तक या अपनी लैंग्वेज तक, अगर आप इसमें 16 के स्केल पे, सामान्य रूप से साइकोलॉजी और सोशल साइंसेस में 10 का स्केल यूज़ किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेडिशनल लोग 16 का स्केल यूज़ करते हैं, उसके पीछे कारण है, वो मैं शेयर करूँगा अगर आवश्यकता होगी। तो इस 16 के स्केल पर अगर आप अपने आप को इवैल्यूएट करें कि मेरे मेरे लैंग्वेज के ऊपर कितनी कमांड है, तो 16 के स्केल पे आप देख लीजिए कि आप में से आप 10 पे हैं, 6 पे हैं, 8 पे हैं, 15 पे हैं, 16 पे। 16 पे हैं तो फिर तो आप सर्वसिद्ध हैं कि भाषा के मास्टर हैं, ठीक है? इसी तरह एक्शन के ऊपर आप अपने को इवैल्यूएट करके देखिए कि आपके कर्म और आपके एक्शन 16 के स्केल पे कहाँ पे खड़े होते हैं। फिर आपकी जो अपनी फ्रीडम है उसको ज़रा इवैल्यूएट करके देखें कि आप अपनी 16 के स्केल पे आप अपनी फ्रीडम को किस तरह से यूज़ करते हैं और कितना यूज़ करते हैं। 5 5 का स्केल 5 नंबर देते हैं, उसे 10 देते हैं, 15, 16 जो भी आप चाहें। उसी तरह से धर्म के स्तर पर रिलेशनशिप के लेवल पे आपके पति-पत्नी, बच्चे सभी हैं और आपके दोस्त, मित्र और आपके जो वर्किंग लेवल है वहाँ पे देखिए। फिर विचार थॉट लेवल पे भी इसी तरह से करके देखें और जहाँ-जहाँ पर भी आप लगा दें, जहाँ-जहाँ पर भी है वहाँ आप अगर डॉट लगा देते हैं, तो डॉट लगाने से क्या होगा, मैं देखता हूँ कि अगर यहाँ पे मुझे ओके, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, तो ये मान लीजिए कि भी मैंने अपने को नंबर दे दिए, 10, 11, 12 कुछ भी दे दिया। तो यहाँ से इसी तरह से प्रत्येक जगह जब आपने अपने आप को नंबर दे दिए, तो ये जितना अंदर का एरिया है, ये तो आप यहाँ तक तो सफल हैं। लेकिन ये जो बाहर का एरिया है, इसका क्या? इसका क्या आप करेंगे? है ना? तो इसके लिए आपको योग की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप एक्सपैंड करना चाहते हैं। अगर आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग 6 या 7 कर रहे हैं, 7 डिग्री पे कर रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि आप 16 तक पहुँचे। आप भाषा का प्रयोग, भाषा की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है, उसका उपयोग जो है वो 6, 7, 10 तक कर रहे हैं, तो उसको 16 तक ले जाने का प्रयास करेंगे। नॉलेज का लेवल अगर आपका 6, 7, 8, 10 है, तो उसको आप 16 तक ले जाएँगे। तो यहाँ पर आकर के आपको आवश्यकता पड़ती है योग की। तो इसलिए आपको योग की आवश्यकता है, केवल अपने को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यकता, वो एक अलग विषय है। क्लियर है? ये टेस्ट आप कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्टूडेंट्स को भी आप ये टेस्ट करवा के देखें, बहुत सरल टेस्ट है और आपको बहुत सारी जानकारियाँ अपने बारे में मिल जाएँगी। और हालाँकि ये बहुत छोटा टेस्ट मैंने रखा हुआ है आप लोगों की जानकारी के लिए। चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर सचमुच आप लोगों की कोई रुचि पैदा हुई हो तो। तो जब आप योग की बात करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसकी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, उसकी भाषा, भाव, विचार और व्यवहार पता होना चाहिए। तो जिसमें कि यम, नियम, आसन, चित्तवृत्ति, प्राणायाम, अनुशासन, धारणा, ध्यान, समाधि, अक्सर इनमें कन्फ्यूजन ही रहती है कि हम मेडिटेशन कह के चला लेते हैं, लेकिन मेडिटेशन का मतलब हमें नहीं पता होता। वो ध्यान तक तो हो सकता है, समाधि मेडिटेशन का अर्थ कभी भी नहीं होता, ठीक है? और धारणा वो हमें नहीं पता। तो इसलिए ये शब्दावली अगर हमें थोड़ी-सी पता हो, और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब जो हैं, वो आप लोगों के साथ नवीन जी चर्चाएँ करते होंगे, तो इस तरह की सारी शब्दावली से
समय-समय पे परिचित कराते होंगे। अब ये देखिए कि योग को जानने वाले 4 प्रकार के लोग होते हैं, परंपरा के अनुसार। एक वो लोग होते हैं जो आर्त लोग होते हैं। ये आर्त का मतलब है पीड़ित। बाबा रामदेव जो हैं वो पीड़ित लोगों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं योग के द्वारा कि अगर तुम्हें ये बीमारी है तो ये वाला आसन करो, वो वाली बीमारी है तो वो वाला आसन करो। इस तरह से योग के वो अभ्यास करवा रहे हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है। दूसरी तरह के जो लोग होते हैं वो अर्थार्थी होते हैं। अ, अर्थार्थी होते हैं कि जो कुछ ना कुछ उससे अपेक्षा कर रहे होते हैं कि भई अगर मैं योग करूँगा, सिखाऊँगा तो उससे मुझे ये लाभ हो जाएगा, ये धन लाभ हो जाएगा या मेरी ये इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी। तो अलग-अलग कारणों से भी लोग योग का उपयोग करते हैं। ख़ास तौर पे अपने को खूबसूरत दिखाने के लिए और अपने आप को फिट दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। तीसरी तरह के जो लोग होते हैं, जो योग को जानना चाहते हैं, वो हैं जिज्ञासु, इंक्वायरर्स कि वस्तुतः योग है क्या? कैसे समझें? क्या है जिसको इस पर इतना बल दिया हुआ है और पिछले 3000 4000 वर्षों से ये शब्द आज तक चला आ रहा है, तो कितने सारे इसके भीतर इतिहास भरा हुआ है और कितनी सारी भावनाएँ और विचार भरे हुए होंगे। तो वो इंक्वायरर लेवल के लोग होते हैं। और चौथे जो होते हैं ज्ञानी लोग, जो सचमुच योग को जानते हैं। जैसे कि महर्षि अरविंद उनमें से एक हैं और उसी तरह से और भी कई आपको नाम देखने और सोचने को मिल जाएँगे। तो जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आपको और योग की संस्कृति के बारे में बताऊँ, जिस योग की मैं चर्चा आपसे करना चाहता हूँ, उसके थोड़े-से आधारों को भी देखें। कि जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो वैदिक संस्कृति आती है और उसे मैं जो समझता हूँ और जो मैं शेयर भी करता हूँ और पर्टिकुलरली सोशल साइंटिस्ट के साथ, वो है कि कल्चर ऑफ नॉलेज एंड नोइंग। 2 अलग-अलग चीज़ें हैं कि वैदिक संस्कृति क्या है? ज्ञान और ज्ञान को जानने की जो प्रक्रिया है वो वैदिक संस्कृति है। वेद शब्द को भी अगर आप देखें, उसको अगर आप लकारों में प्रयोग कर दें, तो वो एक तरह का आदेश बनता है टू नो, जानना। वेद विद धातु से जानने के अर्थ में होता है। तो नॉलेज एंड नोइंग दोनों चीज़ों को जो मिला कर के है वो वैदिक संस्कृति परिभाषित होती है। व्याख्या में जा रहा है इस वक़्त। न और नवीन जी, मैं ज़रूर आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं देख पाऊँगा, तो इसलिए समय को थोड़ा-सा आप मुझे स्वयं ही बता दीजिएगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि मैं अपने उसमें चलते-चलते नहीं समय को देख पा रहा हूँ क्योंकि ये गूगल मीट की अपनी कई लिमिटेशंस हैं। ठीक है सर, ठीक है, तुरंत 15 मिनट तक कर लीजिए। 15 मिनट तक? फिर तो यू हैव टू रन थ्रू इट। फिर तो मुझे तो ओके, चलिए 20-25 हाँ, बस आप मुझे बता दीजिएगा जब आप इसको वाइंड अप करना चाहते हैं क्योंकि अ, चीज़ें उतने मैं कोशिश करता हूँ लेट मी रन थ्रू इट, ठीक है? यज्ञ संस्कृति आपकी क्या है? कल्चर ऑफ एक्शन। यानी कि यज्ञ आप कर ही तभी सकते हैं जब आपने कुछ कमाया हो और फिर आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो राइट टू अर्न एंड ड्यूटी टू डिस्ट्रीब्यूट, ये यज्ञ है। यज्ञ केवल ये नहीं है कि आपने कुछ समिधाएँ इकट्ठी की और यज्ञ कर लिया। और योग संस्कृति क्या है कि कल्चर ऑफ असिमिलेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्शन, कि आपका ज्ञान और आपकी क्रियाएँ, इन दोनों में जो समाहार है, इनमें जो समन्वय है, वो जो है, वो योग संस्कृति कहलाती है। क्योंकि यही तो हमारी आज की समस्या, और समस्या क्या है कि हमारा ज्ञान कुछ दूर, क्रिया कुछ भिन्न है, एक-दूसरे से ना मिल सकें, ये विडंबना जीवन की। अब जब ऐसे योग आधारित समाज की हम बात करते हैं कि उस वक़्त का जो योग आधारित समाज रहा है, तब क्या होता होगा? एक आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जल्दी से कि ऐसा जो स्वस्थ समाज था, जिसे मैं जानता हूँ और जिसको मैं इतिहास के लोग जो कि जिसको रेफ़र नहीं करते, मैं उसको यहाँ पे कोट कर रहा हूँ क्योंकि हमें पढ़ाया यही गया है कि भई हम सब पिछड़े हुए लोग थे। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ऐसे उस समाज की नदियाँ सिर्फ़ बरसात में मैली होती थी, उनका आसमान सिर्फ़ आँधी चलने पर मैला होता था। उनकी धूप केवल बादल घिरने पर मैली होती थी और वे विचार केवल आवेग की प्रखरता में मैले होते थे। शरीर केवल काम करते समय मैला होता था, आत्मा तो कभी मैली होती नहीं थी।
वे हँसते थे तो उनकी हँसी में आह्लाद झलकता था, दर्द झलकता था, व्यंग्य झलकता था, पर मन की मलिनता नहीं झलकती। मैं सारी चीज़ें नहीं पढ़ रहा, मैं अगली उसके ऊपर आ रहा हूँ और वे अपनी दुनिया की चिंता ना करते हुए अपनी दुनिया से भी अधिक हमारी दुनिया के बारे में सोच रहे थे, पर्यावरण के ध्वंस पर, प्राकृतिक संसाधनों के अपव्यय पर, उपभोक्ता संस्कृति की विकृतियों पर, विज्ञान के पागलपन पर, मानव मूल्यों के ह्रास पर, संवेदन शून्यता की विडंबना पर और भाषा के दुष्प्रयोग पर। तो ऐसे उस समाज पर मैं तो गर्व करता हूँ और ये हमारा समाज है जिसको आज हम जिसमें हम जी रहे हैं। अब इस योग की प्रशिक्षण की विधि क्या है? ये आप देख लीजिए ऐसे समाज से अगर आप सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको संवेदना चाहिए। संवेदनशील जब तक नहीं आप होंगे, तो आप योग जो मर्ज़ी करते हैं, योग के नाम पे योगा करते रहें, लेकिन संवेदनशील अगर नहीं है, अगर आप सेंसिटिव नहीं हैं, सेंसिटिव का ये मतलब नहीं है कि मुझे किसी ने कोई चोट पहुँचा दी, तो मैं हाय-हाय करने लग गया या मुझे कोई सुख साधन सुविधा नहीं मिली, तो मैं उसके लिए दुखी हो गया। दैट इज़ नॉट मेंट हियर। संस्कार और संस्कार की बात मैं बीच में कर ही आया हूँ, तो संवेदना से संस्कार और संस्कार के बाद आपका योग में अधिकार बनता है। तो ये 3 स्टेप्स में योग का प्रशिक्षण चलता है। इसके बिना तो फिर तो एक फॉर्मेलिटी है। ये योग के विभिन्न पक्ष हैं, ज्योतिष में भी प्रयोग होता है, जैन योग, बौद्ध योग, गणित में योग, आयुर्वेद आदि-आदि इसको छोड़ दीजिए और ओरिजिन ऑफ मॉडर्न योग जो है, वो जो विद्वान लोग मानते हैं, जो हमें पढ़ाया जा रहा है, हालाँकि ये उससे पुराना है 400 कॉमन एरा जो है, वहाँ से क्लासिकल योग को शुरू करते हैं। मॉडर्न योग जो है वो जब ब्रिटिशर्स आए हैं, उसके बाद कलकत्ता, बंगाल इधर से शुरू हुआ और फिर आप लोग जानते हैं जिदु कृष्णमूर्ति और अरबिंदो और इस तरह के कई सारे और उनके बीच में बहुत इंटरेस्टिंगली इस योग के जो पुराने रिलेशनशिप रहे हैं, वो अरब के साथ और यूरोपियन चर्चेज़ के साथ इसके बड़े गहरे संबंध रहे हैं। उस पे कभी आप बात करेंगे तो उसको फिर देखेंगे। और 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसकी मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं जिदु कृष्णमूर्ति में और फिर उसके बाद 1900 में स्वामी विवेकानंद को आप जानते ही हैं और टुडे जो है योग एंड मेडिटेशन मास मार्केटेड इन वेस्ट, ये आज का योग की स्थिति है। और ये योग के आप डिफरेंट ब्रांचेस जानते हैं, ठीक है ना? योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, गीता में पता ही है। उसके अलावा हठ योग, तंत्र योग, क्रिया योग, कुंडलिनी योग, मंत्र योग, तंत्र योग, लय योग और इसके अलावा शब्द योग आदि-आदि कई तरह के हैं और भी विकसित हो गए हैं। जब आप तिब्बतन बुद्धिज़्म में और जापानीज़ बुद्धिज़्म में जाएँगे, तो आपको इस तरह के कई और योगों की प्रक्रियाएँ मिलेंगी। अ, 3 परिभाषाएँ ज़रूर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि जब हम योग की बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपसे संवेदनशीलता और इसकी सारी बात की थी संस्कार और फिर अधिकार की। तो योग के मुख्य रूप से 3 परिभाषाओं को ध्यान में रखेंगे तो समझने में आसानी हो जाएगी। मैं इसकी व्याख्या नहीं करूँगा। पहली तो है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। योग इज़ रिस्ट्रेंट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ माइंड। मोड्स ऑफ माइंड है बेसिकली कि आपका मन जो है उसकी कंडीशनिंग कर दी जाती है। जैसे आप रोज़ कॉलेज आते हैं, कॉलेज से घर जाते हैं, 25-30 साल ये आपकी एक कंडीशनिंग बन गई है। रोज़ आना, रोज़ जाना, घंटी बजने पर आप क्लास में जाते हैं। ये क्या है कंडीशनिंग होती चली जाती है। इस अपने माइंड को किस तरह से हम डीकंडीशनिंग करें, ये उस संदर्भ में है। फिर गीता में जो 2 परिभाषाएँ बड़ी सुंदर हैं, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, जिसकी मैं चर्चा आगे करूँगा आपसे। समत्वम योग उच्यते कि इवननेस ऑफ माइंड इज़ योग और दूसरा है स्किलफुलनेस इन एक्शन कि योगा कर्मसु कौशलम कि कर्म करने में कुशलता कैसे आए, ये योग है। मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें फिर समय ज़्यादा लग जाएगा और इस योग का यहाँ पर आप एक चीज़ थोड़ा-सा देख लीजिए कि योग आपको 3 दृष्टियों से परिभाषित करता है, 3 रूपों में। कौन-कौन से? आपको डूअर के रूप में और आपको कंज़्यूमर गलत शब्द है, यहाँ पे कंज़्यूमर को मत यूज़ करिएगा, एन्जॉयर भोक्ता और ज्ञाता नोअर। हर व्यक्ति के 3 डायमेंशंस हैं, डूअर, ही इज़ अ डूअर, ही इज़ अ एन्जॉयर, ही इज़ अ नोअर।
तो योग आपकी इन सारी चीज़ों में बहुत सहायता करता है कि आपके जो क्वालिटेटिव डिफरेंस है, वो आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको पीछे एक टेस्ट दिया था। तो जब आप उस टेस्ट के अनुसार आप योग को अपनाने लगते हैं, तो यू बिकम ए बेटर डूअर, यू बिकम ए बेटर एन्जॉयर, यू बिकम अ गुड नोअर। मैं बाकी सब चीज़ें छोड़ रहा हूँ क्योंकि आई हैव टू रश थ्रू। अ, 4 प्रॉब्लम्स हैं हमारी 21वीं शताब्दी की। पहली जो आपकी प्रॉब्लम है, वो है इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं। फिर आपकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स हैं, फिर आपकी नॉलेज की प्रॉब्लम्स हैं और फिर आपकी एक्शन की प्रॉब्लम्स हैं। ये संस्कृत की दृष्टि से 4 मैंने आपके सामने प्रॉब्लम्स रखी हैं। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा क्योंकि फिर वही समय की दिक्कत है। तो इन 4 प्रॉब्लम्स के संदर्भ में आप आगे की बात को देखिए। देखिए, इसमें एक बात को और ध्यान रखिए कि देखिए जो सत्य होता है, जैसे हम बड़ा आसानी से दुष्प्रयोग करते हैं इस शब्द का, सत्य का। वो सत्य 2 प्रकार का है। एक होता है वर्बल ट्रुथ और एक होता है एक्जिस्टेंशियल ट्रुथ। जो हम बातें करते हैं, जो दिन भर में हम व्यवहार करते हैं, वो सारा का सारा वर्बल ट्रुथ है और उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। एक्जिस्टेंशियल ट्रुथ जो है वो आपका अपना होना है। और जो भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर आप ये संस्कृत के एंगल से बात कर रहा हूँ, अंग्रेज़ी और अन्य भाषाओं की ओर से नहीं, क्योंकि वहाँ पे भाषा का सिस्टम और है। तो संस्कृत में आप यहाँ से शुरू करते हैं, अहम् से शुरू करते हैं और क्रिया पे जाके समाप्त करते हैं। बाकी भाषा में ऐसा नहीं है। तो जब मैं अहम् से या यहाँ से शुरू करता हूँ, तो बीच में बाकी सब चीज़ों को मैं समाहित कर लेता हूँ। मैं अहम् से लेके अस्मि तक के बीच में सारे का सारा विश्व समाहित कर सकता हूँ। लेकिन उसको समाहित करने के लिए मुझे आवश्यकता योग की होती है। तो अहम् से अस्मि तक की यात्रा करने के लिए आपको योग की आवश्यकता पड़ेगी, यदि सचमुच आप अपने प्रति गंभीर हैं, अपने प्रति ईमानदार हैं तो। अब एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पर कि योग आपकी और सहायता क्या करता है? योग आपकी सहायता करता है, एक तो जो आपके बंधन के दुःख हैं, आपके जो चारों ओर कर्व्स लगे हुए हैं, आपको जो सीमाओं में बाँधा गया है, उससे आप मुक्त होना चाहते हैं। स्वयं ही बंधन बाँध लेते हैं और फिर उसी से दुखी होते हैं। योग उसमें तो मुक्त होने की सहायता करता ही करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो सहायता करता है, वो है स्वतंत्रता को कैसे हैंडल करें। आज का मनुष्य अगर दुखी है, तो वो अपनी फ्रीडम को लेके ज़्यादा दुखी है क्योंकि आपके पास हर तरह की सुविधाएँ आ गई हैं और आप फ्रीडम आपको मिल गई है कि आप जो चाहें जैसा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी उसमें बहुत बड़ा साधन बन गया है। तो ऐसी स्थिति में आपकी फ्रीडम ही आपका सबसे बड़ा बोझ बन गया है। तो योग आपको उस फ्रीडम को हैंडल करना सिखाता है। और ये आप जानते हैं कि अ, मनुष्य जो है वो हमेशा एक फ्लक्स की स्थिति में रहता है, हमेशा एक द्वंद्व की स्थिति में रहता है, ये करूँ कि ना करूँ, ऐसे करूँ कि वैसे करूँ, ये समस्या आपकी रहती ही रहती है। चलिए मैं इन चीज़ों को भी छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं इसमें समस्याओं को 7 समस्याओं को छोड़ कर के एक समस्या के बारे में बात करना चाहता हूँ, कि देखिए टोटल एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी की ओरिएंटेशन क्या है, कि हम बच्चों को ये कहते हैं, यू शुड प्रूव दैट यू हैव बिकम समबॉडी। कुछ बन के दिखाओ, हम ये कहते हैं, जबकि योग आपको कहता है ट्राई नॉट टू बी एनीबॉडी, प्लीज़ बी नोबॉडी। क्योंकि आप बनने के चक्कर में कुछ साबित करके दिखाने में सिकंदर ने भी साबित करने की कोशिश की, हिटलर ने भी साबित करने की कोशिश की और बहुत सारे लोगों ने जो कुछ साबित करने की कोशिश की है, उससे मनुष्यता को दुःख ही दुःख झेलने पड़े हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर समझें कि ऐसा हम अपने साथ और अपने संतानों के साथ ना करें कि भई उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर डालें कि भई कुछ करके दिखा दो। वो करेगा तो बंदर के हाथ में आने वाली स्थिति हो जाती है। जैसे कि पंचतंत्र की कहानी है कि रात को बढ़ई जो है वो पेड़ काटते-काटते जब जाने लगे, तो बीच में एक कीला फँसा गए और बंदर आया और वो उसको उखाड़ने लग गया और उसका हाथ कीला निकल गया और हाथ फँस गया। आज सारी मनुष्यता की स्थिति उस बंदर की तरह हुई हुई है। मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। अब मैं आखिरी जो अंतिम चीज़ है, उस पे आ रहा हूँ और डॉक्टर साहब मुझे जहाँ चाहे रोक सकते हैं। देखिए, द एसेंस ऑफ योग इज़ पीस, हैप्पीनेस, वेल-बीइंग ऑफ पीपल। ये इसका एसेंस है योग का। और इसका गोल क्या है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। द गोल ऑफ योग इज़ इंटीग्रेशन ऑफ
मटेरियल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट विद साइकोलॉजिकल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, ऑल इन हार्मनी विद अर्थ। रहना धरती पे ही है। तो मैं अगर सोकर के उठ के धरती पे पैर रखने से पहले अगर मैं इस बारे में सचेत नहीं हूँ, जागरूक नहीं हूँ कि मैं इस धरती के ऊपर पैर रखने जा रहा हूँ, तो आई शुड बी रिस्पॉन्सिव टू इट। वो अर्थ मेरे लिए लिविंग है। ये सवाल अक्सर मैं करता हूँ जब लोगों से कि अर्थ इज लिविंग और नॉन लिविंग। आप लोगों को भी ये प्रश्न दे रहा हूँ, अगर अगर उत्तर हो तो जरूर मुझे बताइएगा कि अगर ये अर्थ लिविंग है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर पैर रखने से पहले निश्चित रूप से अ, विचार करेंगे, बहुत संवेदनशीलता से पैर रखेंगे। और अगर नॉन लिविंग है, तो फिर आपको पुनः अपना मूल्यांकन करना होगा कि इस धरती जो जिसे आप नॉन लिविंग कह रहे हैं, उसके ऊपर लाइफ आई कैसे? बट एनीवे, तो इसके 9 जो हैं डोमेन्स हैं इस योग के, जिसमें मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। साइकोलॉजिकल वेलबींग है, हेल्थ है, यूज ऑफ टाइम है। और आप तो टीचर्स ही हैं, 5.5 घंटे की हमारे ऊपर पाबंदी होती है, तो 5.5 घंटे को आप यूज कैसे करते हैं, कितनी बातें करके, कितना चाय पी के और कितनी इधर उधर और क्लासेस पढ़ा के कैसे यूटिलाइज करते हैं। कम्युनिटी वाइटलिटी जिसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, और एजुकेशन, कल्चर, एनवायरमेंट, गवर्नेंस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 9 डोमेन्स हैं इस योग के। इस योग के आधार पर हम पूरी की पूरी सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं और किया जाना चाहिए। और ये केवल 9 डोमेन्स जो हैं, ये फर्दर डिवाइडेड हैं 72 पैराडाइम्स में। उसका तो समय-समय नहीं है, लेकिन अ, तो इसका एक फॉर्मेट ये भी है कि अगर आप मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो इसका भी मूल्यांकन आप करके देख सकते हैं कि आप समय का उपयोग, यूज़ ऑफ टाइम कितना करते हैं। 16 के स्केल पे आप इसको करके देख सकते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ को इवैल्यूएट कर सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर को भी आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, गवर्नेंस आदि-आदि। मैं इसमें अभी नहीं जा रहा। ये सारी की सारी जो योग की हमें जो है हमारी परंपरा में उपलब्ध होते हैं, यूज़ ऑफ टाइम, हेल्थ और साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग, कम्युनिटी वाइटलिटी, मैं एक तरह से दोहरा ही रहा हूँ और लोगों को कहने का और उनको व्याख्यायित करने का तो समय नहीं है। और कल्चर, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस, मैं ये ज़रूर गवर्नेंस वाला ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये 8वाँ और 9वाँ, उसके बाद इसको समाप्त करते हैं हम लोग। अ, आप देखिए कि गुड गवर्नेंस के ऊपर बड़ा ज़ोर होता है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले, और मैं निश्चित रूप से उनको ये चुनौती देता हूँ कि कहीं पर वो इस अ, अर्थ को अपने किसी भी बुक में ये दिखा सकें कि कोई किंग, कोई प्रेज़िडेंट या कोई भी समाज इस तरह की घोषणा कर सकता है कि मेरे जनपद में ना कोई चोर है, ना कुत्सित व्यवहार करने वाला है, ना मद्यपाई है, ना कोई ऐसा गृहस्थी जिसके घर में अग्नि स्थापित ना हो, ना कोई अविद्वान, ना स्वेच्छाचारी पुरुष, तो स्वेच्छाचार करने वाली स्त्री कहाँ होगी? क्या कोई गवर्नेंस का ऐसा मॉडल दे सकता है कि उसका प्रभाव उसका इस तरह का सोसाइटी होगी? और लास्ट में जीवन स्तर से मतलब ये नहीं है कि मेरे अपने घर में कितने फ्रिज, कितने टीवी इकट्ठे कर लिए और कितने एसी लगा लिए, वो नहीं है। उसका मतलब क्या है कि उसको भी आप देख लीजिए, जल्दी से मैं समाप्त कर रहा हूँ। न किसी से मैं याचना करूँ, न किसी से ठगी करूँ, न किसी की नौकरी करनी पड़े और समस्त दीनता से मुक्त हो जाऊँ। सहजता का मुझ में वास हो, मधुर भोजन प्राप्त हो, श्रेष्ठ स्त्री प्राप्त हो और उसके साथ कुल देवी मेरे हृदय में स्फुरण करे। ये है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ मत मान लीजिएगा, जीडीपी और जीएनएचआई के साथ मिलाकर के। तो कुल मिलाकर के अगर आप सचमुच योग को स्वीकार करना चाहते हैं, तो ये 9 पैराडाइम्स में आपको जाना होगा, उसको समझना होगा, उसको मूल्यांकित करना। तो ये एक क्वेश्चनियर था, क्वेश्चनियर और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं जा रहा। लेकिन कभी आप अपना मूल्यांकन करना चाहें, तो आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी एनालिसिस क्या है? ये सारे वो क्वेश्चन्स हैं और सारे के सारे शास्त्र के आधार पे हैं। और अंतिम बात कह कर के मैं आप लोगों के साथ आज की बात को पूर्ण कर रहा हूँ
कि योग जो है वो समस्याओं का समाधान फार्मूलों से नहीं बल्कि प्रेम और सूझ से करता है। इसलिए योग की प्रकृति समस्त जीवन प्रक्रिया को समाविष्ट किए हुए और धारण किए हुए चलती है। चूल्हा, चक्की, शिल्प, लोक नृत्य से लेकर पर ब्रह्म तक इसका विस्तार है। अतः योग की मूल प्रकृति के विषय में ये कहना संभव है। ये एसेंस दे रहा हूँ आपको, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला, यह कि योग उस चेतना की संज्ञा है जिसमें लोक विद्या और शास्त्र विद्या सहज समन्वित है। दूसरा, योग की दृष्टिभंगी कामना प्रधान और सुखवादी होने के साथ साथ अध्यात्मवादी है। स्पिरिचुअलिस्ट भी है और हिडोनिस्ट भी साथ साथ ही है, दोनों ही चीजें हैं। तीसरा है इसकी जो दृष्टि है वो व्यवहार, इसका व्यवहार क्या है? रसवादी, वर्ग निरपेक्ष, सेकुलर, उदार और सांप्रदायिकता निरपेक्ष है। आप योग को किसी संप्रदाय के साथ जोड़ के नहीं देख सकते, लेकिन धार्मिकता मुक्त कहीं नहीं है। नॉट इन द रिलीजन सेंस, धार्मिकता धर्म रिलीजन दो अलग अलग चीजें हैं। और अंतिम जो बात है वो क्या है? योग की चेतना में जिज्ञासा, इंक्वायरी, रहस्य बोध, मिस्टिसिज्म, सौंदर्य बोध, एस्थेटिक्स और आदिम भय, जो प्राइमोर्डियल फियर है, वो सहोदर रूप से निहित है, वो उसमें समाहित है। तो कुल मिलाकर के ये 4 पॉइंट्स ये में मैंने इस सारे योग को आप लोगों के साथ साझा किया है। और इसी सब बातों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ, पूर्ण करता हूँ। आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना और उसके लिए धन्यवाद है कि आप लोगों ने तपस्या की, जो जो कि मैंने शुरू में कहा था। तो वो तपस्या आप लोगों ने की है, उसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। एंड ओवर टू नवीन जी नाउ। नवीन जी आपके अधीन है अब। धन्यवाद सर। कोविड के कारण चला गया, जैसे भी था जो भी रहा, लेकिन मैं पहले से भी जानता था कि योग का दार्शनिक जो परिप्रेक्ष्य है, उसको जानने के लिए मेरे पास जितना मैं जानता हूँ ऊपर कोई नहीं। तो ये मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े और हमें इतनी मूर्खता वाले बात कभी समझ नहीं आते थे। से देखा ना कभी आसान लगता है सुनना समझना। तो दूसरे जो गुण थे, गुण रहस्यमय शब्द नहीं है कोई कह रहे हैं कि योग तो का मानना है कि पता नहीं क्यों, लेकिन हमारे भारतवर्ष में मैं देखता, जितना मैंने पढ़ा है, मैं देख पाया हूँ कि जब तक वेस्ट में जाकर के यूरोप में कोई कुछ नहीं करेगा तब तक हम मानेंगे। ये दुर्भाग्य है, ये भारत का दुर्भाग्य है। और ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में ही स्थापित कर दी उन्होंने, जब इंडिया दैट भारत दैट इज इंडिया जब उन्होंने कर दिया, तो गड़बड़ तो वही आधार में ही कहीं गड़बड़ हो गई। जी मैम। जी जी मैम। डॉक्टर से कहना चाहूंगी कि योगा का ये एस्पेक्ट हमें पहली दफा सुनने को मिला है। और योगा तो बहुत जी
धन्यवाद मैम। वैसे तो मैम अच्छा किसी भी लेक्चर की मुझे ये लगता है, और मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूँ, कि अगर कोई लेक्चर आपको डिस्टर्ब करता है, तो निश्चित रूप से वो लेक्चर सफल है। क्योंकि क्योंकि वो आपको और अधिक जो है, हाँ, क्योंकि अगर वो उसने शांत कर दिया तो फिर तो वो लेक्चर नहीं है। तो मेरा काम तो डिस्टर्ब करने का है। हाँ, तो यही जी, हाँ, धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। ये अनुभूति होती है, ठीक है, समय की ये मांग है कि हम वर्चुअली जुड़ रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है कि हम जुड़ तो पा रहे हैं, चाहे जैसे भी है। जी, ठीक है डॉक्टर। किसी के कोई अगर कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी हो तो ठीक है, नहीं तो हाँ। हाँ जी, हाँ जी सर, प्रश्न और टिप्पणियाँ हैं हमारे अच्छा, ओके। प्रोफेसर मंजू भारती जी हैं, इन्होंने मैं चाहूँगा कि म्यूट कर लीजिए, मंजू भारती है। वेबिनार को हमारे अटेंड भी करते हैं और बहुत इंटरेस्ट के साथ, लेकिन मैं सिर्फ नाम से ही जानता हूँ कि आप प्रोफेसर मंजू भारती जी हैं। जी, जी। और इन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर भी दिया है। जी। जी, बहुत अच्छी बात है। अगर ये संवेदनशीलता शेष है तो आप योग के अधिकारी हैं। निश्चित रूप से ये बहुत प्रशंसा की योग्य बात है। धन्यवाद। जी। धन्यवाद मैम। एक हमारे हसनप्रीत बराड़ इन्होंने प्रश्न किया है कि मेंटल हेल्थ के लिए देखिए 2-3 चीजें आपसे पूछनी है। वैसे तो मेरा ख्याल है कल जो वक्ता है वो शायद ये सारे प्रश्नों को हाँ, लगभग इसी विषय पे है। हाँ, वो तो चलिए है ही है। और थोड़ा-सा अपनी परंपरा को टटोलें तो ये प्रश्न जो है वो बड़ा सरल है कि सात्विक भोजन हमेशा करें। हम मनुष्य हैं, सात्विक भोजन की ओर अग्रसर रहें। हल्का-फुल्का जिसे खाना कहते हैं, आपने शरीर के लिए खाना खाना है, ठीक है ना? तो उसको बढ़ाने के लिए नहीं खाना है। तो इसलिए वो हल्का रखें। और कई ऐसी बातें जो हमारी परंपरा में रही हैं कि जैसे तड़का ज़्यादा नहीं लगाना, मिर्च मसाले वाला नहीं खाना, तो उस तरह का आप भोजन रखें हल्का-फुल्का तो आप में एनर्जी भी ज़्यादा आएगी, कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो पूरा एक व्यापक विषय है, उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। कभी भी होम साइंस और संस्कृत अगर विषय आपके होम साइंस है, तो उनके साथ मिलके इस पे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो एक मनस्वास्थ्य की बात आपने की है, वो मैं आपको छोटी-छोटी सी 2-1 बातें बताता हूँ। देखिए, अक्सर क्या होता है कि अ, मैं सुबह जब कॉलेज जाता हूँ, तो जो भी मिलता है, चाहे वो पीएन हो, चाहे टीचर हो, तो अ, मैं उनको थोड़ा-सा छेड़ लेता हूँ। क्या छेड़ता हूँ कि भई जैसा कि मैंने बीच में भी कहा था कि मैं कभी नहीं पूछता कि भई कि और कैसे हो, क्या हाल-चाल है? तो मैं उनसे कभी पूछ लेता हूँ कि भई और आज का सूरज कहाँ छोड़ा है? अगर बादल हैं, तो ये पूछ लेता हूँ कि भई आज का सूरज कहाँ छोड़ा है? तो उसका ध्यान मैं उधर आकर्षित कर लेता हूँ। क्लास में होता हूँ, तो बच्चों को पहला सवाल पूछता हूँ कि घर से जब पहला कदम तुमने बाहर रखा, तो तुमने ये देखा कि सूरज
को तुमने देखा या तुमने कौन सा पहला कदम बाहर निकाला? आप थोड़े से जागरूक हो जाइए, बहुत कोई लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है। योग में कोई भी डिमांड नहीं है आपसे, केवल वो इतना ही कह रहा है कि आप जागरूक हो जाएँ, तो मन स्वस्थता उससे अलग थोड़ी है। आप जब भाषा बोलते हैं, आप जब साँस लेते हैं, आपको पता है कि आपकी साँस हर घंटे के बाद 1.5 घंटे में परिवर्तित हो जाती है। कभी राइट नोज़ से होती है, कभी लेफ्ट नोज़ से होती है। ध्यान है इस बात का। आप थोड़ा-सा सावधान हो जाइए। आप अपने साँसों को नियंत्रित कर लीजिए, आपके जो है मन नियंत्रित हो जाएगा, मन नियंत्रित हो जाएगा, आपकी वाणी नियंत्रित हो जाएगी। आप वाणी को नियंत्रित कर लीजिए, आपकी साँसें नियंत्रित हो जाएँगी। तीनों एक अगर इस सिंथेसिस को ठीक से समझ लेंगे, तो मनस्वस्थता आपके पास स्वतः सिद्ध है। आप मनस्वस्थ हैं, लेकिन हम रहना नहीं चाहते। स्वस्थता में उत्तेजना नहीं होती। हमें आदत डाल दी गई है टीवी ने, मीडिया ने और आस-पास के माहौल ने उत्तेजना में रहने की, कि जब तक मोटरसाइकिल तेज़ नहीं चलाएँगे, तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना? तो सेंसिबल होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सेंसिबल हो जाएँगे तो आप मनस्वस्थता तो आप में है ही है, फिर तो कुछ है ही नहीं ऐसी ख़ास बात। जी, और कुछ ऐसा? अच्छा, चलिए ठीक है। जी, चलिए हाँ, धन्यवाद आपका स्वागत है। मेरे समान धर्म आप तो साथी निकले। जी, जी, बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया जी और सभी प्रतिभागी जो इस समय इस वेबिनार के साथ जुड़े हैं। और हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी। पहले मैं आपका स्वागत करूँगा, तो मैंने स्वागत नहीं किया। चाहे मीडिया वाले बैठ के जो है वो शुरू की है, हम ऑफलाइन से ऑनलाइन जी, ऑनलाइन लगाइए और शुरू में अपने इंटरेस्ट लगाए, उसके बाद मेरे वो इंटरेस्ट जब वो कम करता गया, बीच बीच में तो कान में लगाए तो पता भी नहीं है कि वेबिनार चल रहा है। इस वजह से जी, पर ये ऐसा नहीं कि इसमें कुछ तुम्हें कुछ अच्छा ये या ऐसा है कि जैसे एक अंधेरी ड्राइविंग कर रहे हैं जी, तो हमारे तक कोई योगा नहीं समझते थे, योग में आ सकता है। धन्यवाद। well researched research oriented very high quality experts थैंक यू सर। और इतना इसमें ये नवीन जी के लिए शायद आप इन्होंने कहा कि कुछ जटिल चीजें समझ होंगी पर हमारे लिए इतनी नई चीजें थी आपने इन्फॉर्मेशन दी कि अभी इसको अब्जॉर्ब करने में शायद 2 4 5 10 दिन लगेंगे, बहुत सी चीजें हो सकता है जिससे आगे कुछ और मुझे लगता है कि हम सबको अपना नंबर लेना पड़ेगा कि बताइए और एक्चुअली जो मेरे ख्याल में जितना भी ज्ञान सबके पास है योगा नहीं है, योगा जो है जो सुपरफिशियल चीजें काम करता है दूसरा योगा में समन्वय रखना सिखाता है और समन्वय जो है उसका इंग्लिश में जो है वो है कि शायद शब्द उसके लिए बनाई उसी तरह से जो चीजें समझ आएंगे अगर हमने
अगर रचना करनी है तो योग का जो शिक्षण है वो 3 स्टेप्स में आपने बताया कि वो जी जो है वो करना पड़ेगा। फिर जो योग की 3 डेफिनेशंस है उसके बारे में